चलिए मैं आप लोगों को संविधान का भाग 1 और भाग 2 टोटल मैंने कंप्लीट करा दिया था। भाग 1 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक थे, ठीक है। और भाग 2 में आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक टोटल मैंने कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भाग 2 है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, ये 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल में इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि भारत के अंदर है ना नागरिकता आपको अगर दिया जा रहा है तो उसकी विधि क्या होगी, उसके नियम क्या होंगे। यानी अगर भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको नागरिकता किस आधार पर दिया गया है या दिया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए भारत के अंदर तो आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि नागरिकता प्राप्त करने की जो विधि है वो कौन कौन सी है। तो देखिए विधि कौन कौन सी है। विधियां यानी आपको अगर नागरिकता भारत का चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए। तो देखिए भारत के अंदर अगर आपको नागरिकता लेनी है तो आपको 5 विधि होना चाहिए। पांचों में से कोई भी अगर आपके पास एक है तो आप भारत के नागरिक, भारत का मतलब कि नागरिकता ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्या है। पहला जो है कि भारत के अंदर सभी लोगों को है। पहला जो है कि भारत के अंदर जो पहले से है, ठीक है, वो सभी के पास है, ठीक है। वो पहला यही है कि मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म हो गया, यानी तो जन्म हुआ तो जन्म के आधार पर नागरिकता है ना। तो पहला यही हो गया जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर पहला जो विधि है नागरिकता प्राप्त करने की वो जन्म के आधार पर। यानी आपका जन्म भारत में होता है, ठीक है, और आपके माता पिता भारत के निवासी हैं, ठीक है, तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी जब आपका जन्म हुआ तो ही आप भारत के नागरिक हो गए। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। यानी अगर आपके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हैं और आप जन्म लोगे तो आप भारत के नागरिक हो जाओगे, यानी जन्म के आधार पर। अब दूसरा यही हुआ कि यार भारत के अंदर जन्म ले लिया तो दूसरा ये कहता है कि अगर कोई विदेश में जन्म ले लिया तो क्या होगा। यानी दूसरा हमारा इसका विधि है विदेश, विदेश में जन्म लेने के आधार पर। आई बात समझ में। पहला जो जन्म लेने के आधार पर था ये था कि भारत के अंदर अगर आपके माता पिता हैं यानी दोनों भारत के नागरिक हैं और आप जन्म लोगे तो आप भारत के नागरिक हो, आपको भारत की ही नागरिकता दी जाएगी। ये पहला पॉइंट था। इसके कारण जो है कि हम सभी जितने भी लोग हैं ना पहले से भारत के अंदर रहते हुए, यानी 1947 से पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो भी उसके पहले से पूर्वज लोग हैं, तो इसलिए वो भारत के नागरिक हैं, यानी वो जन्म के आधार पर। दूसरा विदेश में जन्म लेने के आधार पर, यानी अगर मान लीजिए कि आपके माता, ठीक है, माता या पिता, ठीक है, इनमें से कोई भी एक विदेश का हो, क्या हो, माता या पिता कोई भी इनमें से एक अगर विदेश का है, ठीक है, और आपका जन्म अगर होता है तो आपको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट सही कहता है कि मान लीजिए कि आप विदेश में जन्म ले लिए, ठीक है, लेकिन आपकी माता और पिता में से कोई भी अगर भारत का नागरिक है, कोई भी एक अगर भारत का नागरिक है तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये बात कितना आसान हो गया। यानी अगर कोई मान लीजिए कोई महिला जो है, ठीक है, जो कि विदेश में शादी कर ली, जैसे मैंने बताया था सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो है कि भारत की नागरिक हैं, ठीक है, और उनका पति जो है कि पाकिस्तान का नागरिक है। अब आप नोटिस कीजिए कि जब सानिया मिर्जा का जो लड़की है,
चाहे लड़का है, तो वो कहाँ का नागरिक बनेगा, पाकिस्तान का या भारत का? तो मैं आपको बताऊं कि ये डिपेंड करता है उन दोनों पेरेंट्स पे, यानी माता और पिता पे। अगर मम्मी चाहती है कि हमारा जो लड़का है वो भारत का नागरिक ही रहे, तो भारत की नागरिकता दिला सकती हैं, और पिता चाहे तो अपने यहाँ का नागरिकता दिला सकता है। अब उन दोनों का मैटर है वो क्या करेंगे, क्यों? क्योंकि सानिया मिर्जा भारत की नागरिक हैं और वो पाकिस्तान के हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर कोई, ठीक है, माता या पिता में से कोई भी एक अगर भारत का नागरिक है, अगर उनका बच्चा जो है कि विदेश में जन्म लेता है, मतलब कि मान लो कि मम्मी अगर भारत की हैं, वो विदेश में रहती हैं पिताजी के साथ, ठीक है, यानी अपने हस्बैंड के साथ, और वहां पे कोई बच्चा जन्म लेता है, तो अगर ये माता चाहें तो अपने बच्चे को भारत का नागरिक दिला सकती हैं, क्योंकि खुद भारत की नागरिक है। अब ये दूसरे देश में किस बेस पे रह रही हैं, तो मैं पीछे भी समझाया था कि ये दूसरे देश में जो है ना कि घूमने के पर्पज से है, यानी विजिट से, यानी जिसमें इनको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है। पासपोर्ट और वीजा के थ्रू ये दूसरे देश में रहते हैं। अब पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है, अभी मैं आपको आगे समझा दूंगा, समझिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरा ये कहता है कि ठीक है, आपने पहला क्या किया कि भारत के अंदर जो भी लोग थे आपने उनको दे दिया नागरिकता। चलिए, मम्मी या पापा में से कोई भी अगर भारत का नागरिक है आपने उनको भी दे दिया दूसरे पॉइंट्स में, ठीक है। तो इसके रूप में आप देखोगे कि एक एग्जाम्पल आता है शिखर धवन का। किसका? शिखर धवन, ठीक है, जो क्रिकेटर है ना, वो शिखर धवन जो है कि उनका जन्म विदेश में ही हुआ था, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत की नागरिकता ली हुई है, तो इसलिए भारत के वो नागरिक हैं, ठीक है। देखिए, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए कि भारत सरकार यानी संसद ने किसी दूसरे राज्य को या किसी दूसरे विदेशी देश को या विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर लिया। क्या कर लिया? भारत में शामिल कर लिया। तो जब भारत में शामिल करेगा ना, यानी अपने भारत के अंदर जब कोई दूसरे देश का राज्य मिलेगा, तो उन राज्य के जो भी नागरिक होंगे उनको भी नागरिकता दी जाएगी। समझ में आ गया? यानी अगर आप विदेशी राज्यों को भारत में शामिल करते हो, अर्जित कर लेते हो, जीत लेते हो उन क्षेत्रों को, ठीक है, या कैसे समझौता के थ्रू आप मिला लेते हो, तो वहां के लोगों को भी नागरिकता देनी होगी। तो आपने देखा होगा कि अभी पीछे प्रधानमंत्री जी जो बांग्लादेश से समझौता के थ्रू कुछ एरिया बांग्लादेश का भारत में मिलाया गया और कुछ भारत का एरिया बांग्लादेश में चला गया, तो वो समझौते के थ्रू तो जो बांग्लादेश के जो निवासी भारत के अंदर आए हैं उस एरिया वाले, उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। वो तीसरा यही कहता है, यानी विदेशी, तीसरा पॉइंट सही है कि विदेशी राज्यों को भारत में शामिल करने पर, है ना, उनको भी क्या देना पड़ेगा? आपको नागरिकता देनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गया? चलिए, इसी के थ्रू एक जो पहले देश था जो भारत के अंदर शामिल हुआ है वो है सिक्किम। क्या है वो? सिक्किम, ठीक है। सिक्किम को भी शामिल किया गया जब 1975 ईस्वी में 16 मई 1975 ईस्वी को जब भारत में शामिल किया गया, तो वहां के जितने भी व्यक्ति थे ना, सभी को भारत की नागरिकता दी गई। ये बात आपको समझ में आ गया? तो 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। टोटल कितने विधि हैं? तो आपको मैंने बताया था कि 5 हैं। कितने हैं? 5। तो 5 में से 3 समझ में आ गया कि भारत के अंदर जन्म लेने वाले, विदेश में जन्म लेने वाले, और अगर कोई भारत सरकार या संसद जो है कि क्या करती है कि किसी दूसरे राज्य को अर्जित कर लेती हैं, जीत जाती हैं, तो उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। आपके लिए मैं यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने भाग 1 में पढ़ा दिया था। बताइए किस आर्टिकल के तहत दूसरे राज्यों को भारत में मिलाया जा सकता है, यानी विदेशी राज्यों को भारत में मिलाया जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत? ये आपका प्रश्न है, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट आता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, चाहे राष्ट्रमंडल देश हो। क्या हो? राष्ट्रमंडल। क्या सुनिए, राष्ट्रमंडल, ठीक है। राष्ट्रमंडल जितने भी देश हैं, राष्ट्रमंडल क्या होता है कि जो कभी न कभी
ब्रिटेन के अधीन थे, यानी अंग्रेजों के अधीन देश थे, वो सभी राष्ट्रमंडल में शामिल है। बट सभी देश, ऐसा नहीं है कि सब ब्रिटेन के अधीन रहेंगे वही राष्ट्रमंडल में रहेंगे, लेकिन मोस्टली जो है कि वो देश राष्ट्रमंडल में हैं जो कभी न कभी अंग्रेजों के अधीन थे। इसमें लगभग जो है कि 56 देश हैं। कितने देश हैं? 56 देश हैं। अब जो राष्ट्रमंडल से इसमें अमेरिका भी है, कनाडा भी है, भारत भी है, ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो ये सभी राष्ट्रमंडल के जो देश हैं, ठीक है। अब इस राष्ट्रमंडल जो देश है ना, इन राष्ट्रमंडल देशों को कहा गया कि आपके लिए चौथा पॉइंट से ये पंजीकरण है ना, पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण, ठीक है। आप पंजीकरण के द्वारा, मतलब कि राष्ट्रमंडल के जितने भी देश हैं, उन देश के जो नागरिक हैं उनको पंजीकरण के द्वारा भारत में शामिल किया जा सकता है, यानी भारत की नागरिकता दी जा सकती है वहां के व्यक्तियों को। अगर कोई इस राष्ट्रमंडल देश के, है ना, कोई भी व्यक्ति हो राष्ट्रमंडल देश का, अगर वो भारत के अंदर लगभग जो है कि 7 सालों से रह रहा है, ठीक है, लगभग 7 सालों से अगर भारत के अंदर रह रहा है, इन राष्ट्रमंडल देश के नागरिक, कोई भी व्यक्ति अगर 7 साल से भारत के अंदर रह रहा है तो उसे पंजीकरण के थ्रू भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये 4 पॉइंट समझ में आ गया। एक काम करिए, चारों का स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये चीजें कैसी लग रही हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको 4 पॉइंट समझ में आ गया कि पंजीकरण के थ्रू भी राष्ट्रमंडल जितने भी देश हैं उन देशों के नागरिकों को क्या किया जा सकता है, भारत की नागरिकता दी जा सकती है। 5वां पॉइंट्स क्या कहता है? 5वां पॉइंट्स क्या कहता है आप समझिए। 5वां पॉइंट्स को अगर आप देखोगे ना तो ये कहता है ना कि अगर मान लीजिए कोई विदेश है, दूसरे देश है, ये तो राष्ट्रमंडल के लिए बन गया, लेकिन राष्ट्रमंडल के अलावा कोई और देश हुआ तो क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए कहा गया ना कि अगर कोई देश का नागरिक, ध्यान सुनिए, कोई देश का नागरिक, ये पहला पॉइंट इसके लिए था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, अगर किसी देश हो, कोई भी देश हो, वहां का जो नागरिक है अगर भारत के अंदर 12 साल से रह रहा है, कितने साल से? 12 साल से अगर भारत में रह रहा है, ठीक है, और भारत के किसी एक भाषा को जानता हो, किसी भी एक भाषा को जानता हो भारत के अंदर, ठीक है, और किसी न किसी कला में वो निपुण हो, क्या हो? किसी न किसी कला में अगर वो निपुण है, यानी कोई भी कला उसे आता हो, ठीक है, चाहे वैज्ञानिक के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, विज्ञान वगैरह कुछ भी हो, अगर वो 12 साल से भारत के अंदर रह रहा है, ठीक है, और भारत की एक भाषा को जानता है और किसी भी कला में वो अगर निपुण है, अगर वो भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। तो उस विधि को कहा जाएगा देशीकरण। क्या कहा जाएगा? देशीकरण। याद रखिएगा, देशीकरण के थ्रू जो है क्या किया जाएगा कि अदर देश वालों को भी शामिल कर लिया जाता है, इसमें उनको भी नागरिकता दे दी जाती है। ये बात आपको समझ में आ गया। यानी ये आपको 5 जो विधि है ये आपको याद रखना है कि भारत के अंदर अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता देना है, भारत का वो नागरिक है कि नहीं है, तो इन 5 विधियों को देना जरूरी होगा। 5 विधि के थ्रू ही दे सकते हैं। अब देखिए, आप देखोगे कि जन्म के आधार पर मैं आपको बताऊं कि आप आज देखोगे SIR, है ना, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव और रिवीजन। ठीक है, यानी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, इसको बोलते हैं SIR। आजकल देख रहे हो ना, सब जगह SIR चल रहा है। अब SIR क्या है ना कि SIR जो है कि जो 2003 की लिस्ट है ना, जो 2003 की वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट के थ्रू चेक किया जा रहा है कि क्या आपके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। यानी ये जन्म के आधार वाला चेक किया जा रहा है ना। जो भारत के हम लोग हैं ना, सभी लोग, ये विदेशी, इनको पहचाना जा रहा है कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके माता या पिता विदेश में है। ठीक है, और कोई एक भारत का है, आज उनको चेक किया जा रहा है कि कौन कौन माता और पिता दोनों भारत के हैं कि नहीं है, वो SIR के थ्रू चेक किया जा रहा है। यानी इससे पता चलेगा कि विदेशी नागरिक कौन है जो भारत के अंदर फर्जी वोट कर रहे हैं। तो ये जो है कि स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है ना, विशेष गहन
पुनर्निरीक्षण, इसके थ्रू 2003 के थ्रू सबका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। ठीक है, कि माता पिता भारत के हैं कि नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया। ये पूरा कंप्लीट हुआ कि कौन कौन सी विधि के थ्रू जो है कि आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अब ये देखिए, ये जो विधियां हैं ये 1955, ध्यान रखिएगा, 1955 नागरिकता जो अधिनियम आया था उसके थ्रू ये विधि दी गई है ना। 1955 जो अधिनियम बनाया गया था नागरिकता से संबंधित, वही इसके थ्रू ये पांचों विधि को बताया गया। लेकिन ये तो हुआ कि आपको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन आपकी नागरिकता कब ले ली जाएगी? क्या छीना जा सकता है? क्या हम लोग जन्म के आधार पर हम लोग भारत के नागरिक तो हैं, मम्मी पापा दादा दादी सब भारत के ही थे, तो भारत के नागरिक हो गए, तो क्या हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है कि नहीं जा सकती है? अब बताइए, नागरिकता से संबंधित जो कानून है वो कौन बनाता है? तो मैं बताया था कि संसद बनाती है, और संसद के लिए जो मंत्रालय है अलग से, वो है गृह मंत्रालय। तो नागरिकता संबंधी जो भी कानून है वो संसद के द्वारा गृह मंत्रालय मिल करके ये सब बनाएंगे। बात क्लियर हुआ? और यही गृह मंत्रालय जो है कि इन विधियों को भी बनाया हुआ है कि किस विधि के आधार पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अब नागरिकता छीनने की बात आती है, कैसे छीना जाएगा? तो पहला यही तरीका है कि अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो जो देश के विरोध में हो, अगर आप देश विरोधी कुछ कार्य करते हो तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। दूसरा, अगर आप पागल हो, है ना, पागल हो तो भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ये बात समझ में आ गया? यानी अगर आप देश विरोधी कोई कार्य करते हो तो भी आपकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा, अगर आप पागल हो तो भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गया? तो ये अगर आप क्या करते हो, तीसरा पॉइंट, कि अगर आप खुद ही इस देश को त्याग कर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो ये भी आपका मतलब कि यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया? तो ये नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान है, जो आपको विधियां हैं जो याद रखना है। अभी मैं आपको पीछे एक चीज समझाया था, वीजा, है ना, वीजा। अगर मान लीजिए आपके पास पासपोर्ट, ध्यान सुनिए, ये दो पॉइंट्स आपको समझना होगा, वीजा और पासपोर्ट क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स होता है कि सर वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है। समझिए, वीजा का मतलब होता है, वीजा यानी विजिटर इंटरनेशनल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, ठीक है, विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, और एक होता है पासपोर्ट। देखिए, वीजा क्या है कि जब आप किसी दूसरे देश में जाओगे, है ना, जब आप किसी दूसरे देश में जाओगे तो उस देश से परमिशन लोगे कि हम आपके देश में आना चाहते हैं। ठीक है, तो वो देश जो परमिशन लेटर देगा वही आपका वीजा है। बात समझ में आया? कि मैं आपके घर आना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले आपसे परमिशन लूंगा, तो आप जो परमिशन लेटर दोगे ना तो वही वीजा है। समझ में आ गया ना? यानी विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ठीक है, तो याद रखना है वीजा क्या होता है। दूसरा आता है पासपोर्ट। पासपोर्ट ये होता है कि जब अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाओगे तो अपने देश से परमिशन लोगे। ठीक है, अपने देश से गृह मंत्रालय से परमिशन लोगे तो आप जाओगे। ठीक है, भारत का जो मंत्रालय है, ठीक है, वो आपको परमिशन देगा तब अपने देश को छोड़कर जाओगे। यानी अगर अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना है तो अपने देश से परमिशन लेना होगा, उसके लिए आपको पासपोर्ट बनवाना होगा। क्या बनवाना होगा? पासपोर्ट। तो ये पासपोर्ट आप बताइए, ये पासपोर्ट आपका ये पहचान है, ये क्या है? दूसरे देश में आप जब जाओगे तो वहां पे आपका पासपोर्ट चेक किया जाएगा कि आप किस देश के हो, किस देश ने आपको परमिशन दिया है कि आप उस देश में गए हो। ठीक है, और वीजा क्या है कि जिस देश में जाओगे उस देश से आपको परमिशन लेना होगा। तो आपको देखिए, जब भी वीजा की बात आएगी तो हर देश आपको अलग अलग वीजा देगा। क्यों देगा भैया? मान लीजिए कि आप अमेरिका जा रहे हो तो अमेरिका का वीजा अलग होगा, आप जो है कि कनाडा जाओगे तो कनाडा का वीजा अलग होगा। आप अलग अलग देश में जाओगे तो अलग अलग देश से परमिशन लेना होगा, इसलिए आपको हर एक बार अलग अलग देश को लेटर भेजोगे तो वो अलग अलग देश जब आपको वीजा देगी तो ही आप जाओगे।
ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। तो वीजा क्या होता है? पासपोर्ट अपने देश से लेंगे, अपने देश से परमिशन अगर ले लेते हैं पासपोर्ट, तो हमारा पासपोर्ट एक ही होगा, लेकिन वीजा जिन जिन देशों में आपको जाना होगा उनका वीजा अलग अलग होगा, क्योंकि वो अलग अलग जारी करेंगे आपके नाम पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो पासपोर्ट और वीजा आपको कंप्लीट समझ में आ गया। अब यही होता है कि कोई व्यक्ति भारत का जा करके दूसरे देश में, भारत का व्यक्ति जब दूसरे देश में जाता है तो अपना पासपोर्ट भी साथ में लिया रहता है और उस देश का परमिशन लेटर यानी वीजा लिया रहता है। ठीक है, तो जब वहां की सरकार, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपसे मांगेगी कि अपना पासपोर्ट दिखाइए कि आप कहाँ के हो। अगर किसी का पासपोर्ट वह दूसरे देशों में भूल गया है, गुम हो गया, तो याद रखिएगा वहां की सरकार जो है, वहां की पुलिस आपको पकड़ के जेल में डाल देगी। यानी सबसे ज्यादा जरूरी ये वीजा नहीं है, ये आपका पासपोर्ट है। अब कहोगे सर पासपोर्ट ही क्यों जरूरी है? देखिए, जरूरी इसलिए कि ये हर एक देश का रूल्स है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गलती से भारत के अंदर चोरी करके, ठीक है, भारत के अंदर चोरी करके भारत से बिना परमिशन के, बिना पासपोर्ट के, मान लीजिए कि समुद्र के रास्ते से दूसरे देश में भाग गया, और दूसरे देश में जब पकड़ा जाएगा तो अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो देश समझ जाएगा कि ये कुछ न कुछ कांड करके आया है, क्योंकि इसने सरकार से परमिशन लिया ही नहीं है अपने यहाँ के। क्योंकि जब अपने यहाँ सरकार से परमिशन लेगा तो क्या मिलेगा उसको? पासपोर्ट मिलेगा, जबकि इसके पास पासपोर्ट ही नहीं है, इसका मतलब वो फर्जी है। तो इस तरह वो जेल में बंद कर देगी। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप देखोगे कि बांग्लादेश के जो मछुआरे भारत में आ जाते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, भारत के मछुआरे जो है कि बांग्लादेश में चले जाते हैं तो वहां भी पकड़ लिया जाता है। मछुआरों को तो पता नहीं कि पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, मछली मारने निकल गए तो एक दूसरे के देश क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और कैद कर लेते हैं। उनको लगता है कि अगर पासपोर्ट से नहीं आया है इसका मतलब आतंकवादी भी हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि बिना पासपोर्ट का हमारे देश में घुस गया है तो आतंकवादी है, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए पासपोर्ट ज्यादा जरूरी है दूसरे देश में जाने के लिए, अपने देश से परमिशन लेना, और वीजा जिस देश में जा रहे हो उस देश से परमिशन आपको लेना पड़ेगा। तो ये भी आपको समझ में आ गई। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश किया कि आपको डिटेल्स के साथ समझाऊं, और मैंने डिटेल्स के साथ ही समझाया कि जो नागरिकता है वो प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं और आपकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।